हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एग्ज़ाम 10 की जो रिवीजन है वो हम पहले करते हैं। इसमें दो मेन सेक्शंस थे। एक आपकी वेस्कुलर इंटरवेंशन थी और दूसरा आपका न्यूक्लियर था। और जो आप लोगों को भी आइडिया हुआ होगा, थोड़ा सा जो रिजल्ट है वो इस दफ़ा मतलब बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं आया। मतलब जितना आना चाहिए था। लेकिन उसकी ऑब्वियसली एक तो रीज़न ये है कि हम लोग यहाँ पे जो है वो जब न्यूक्लियर मेडिसिन की रोटेशन में जाते हैं तो हमारे पास जो एक ही यहाँ पे ट्रेसर यूज़ करते हैं, जिसको रेडियो फार्मास्यूटिकल जो है वो यूज़ करते हैं। और वो कौन सा है, वो है टेक्नीशियम 99M। तो टेक्नीशियम 99M की वजह से ये होता है कि जो बाकी सारे के सारे हमारे पास जो रेडियो ट्रेसर है वो हमें उनका इतना आइडिया नहीं होता कि ये किस तरह काम करेंगे या वो किस तरह नजर आने चाहिए। तो एक तो इसमें पहली सजेशन ये है कि आप लोग जो रेडियो ट्रेसर्स हैं उनकी एक एक इमेज या जो एक एक इमेज है वो जरूर सेव कर लें अपने पास। क्योंकि इसकी रीजन ये है कि जो चूंकि अब ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है, पहले ये होता था कि फिजिकल इमेजेस दिखाए जाते थे, अब ये लोग नेट से भी उठा के दिखा देते हैं। तो इसलिए आप लोगों को एक तो ये है कि जो मेन मेन रेडियो ट्रेसर्स है उनका आइडिया होना चाहिए। उसके अलावा दूसरी चीज ये कि जो टेक्नीशियन के अंदर जो उसकी उसकी सारी प्रॉपर्टीज वो, और दूसरा एक और जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये कि पेट जो आपका है स्कैन आजकल जो अब स्टार्ट हो चुका हुआ है, काफी फ्रीक्वेंटली मतलब इसको यूज किया जा रहा है और वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी बढ़ती जा रही है इंस्टॉल बेस भी। तो उसका आपको थोड़ा सा आइडिया जो है उसकी भी इमेजेस का होना चाहिए कि आपको किस तरह के जो है वो इमेजेस नजर आते हैं उसके अंदर। तो ये दो चीजें जो फीडबैक जो मेरा है टेस्ट के रिजल्ट देख के वो यही है कि थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए कि कौन सी चीज नॉर्मल है, कौन सी चीज अब नॉर्मल है, और कॉमन प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी चीज है वो आपकी ये होती है कि जो वेस्कुलर है, वेस्कुलर में हम जो अभी अब आपके आगे रिपीट टेस्ट स्टार्ट हो जाने हैं, तो उसमें आप लोगों को वेस्कुलर में जितने भी टेस्ट आएंगे उनमें थोड़ा सा उसका अमाउंट बढ़ाता जाऊंगा, ताकि बाकी टेस्ट में भी थोड़ी बहुत उस सब्जेक्ट से उन्हें, जिस तरह गैस्ट्रो है तो उसके रिलेटेड जो वेस्कुलर इंटरवेंशन इंटरवेंशन जो है वो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए उसका आपको। क्योंकि कई बार क्वेश्चंस आजकल इस तरह के आ रहे हैं डिवाइसेस वगैरह के, और अभी भी आप देखेंगे, अभी हम डिस्कस करेंगे, तो उसमें वो इस तरह का प्रॉब्लम थोड़ा सा आता है कि आप लोगों को इतना क्लियर उसका आइडिया नहीं होता। अच्छा, अब चीज आती है कि पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, और इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो रेडियो फार्मास्यूटिकल और रेडियो ट्रेसर है, उसमें जो आपका जो चीज फार्मास्यूटिकल है उसका काम होता है उस जगह जाके अटैच हो जाना और जहां पे भी उसकी प्रॉपर्टी है। और जो रेडियो ट्रेसर है उसका काम ये होता है कि वो वहां से सिग्नल भेजता रहता है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो रेडियो ट्रेसर और रेडियो फार्मास्यूटिकल जो दोनों चीजें मिला के जॉइंट बनता है, वो असल में इम्पोर्टेंट होता है कि वो उसने कहाँ जाना है। लेकिन इसमें जो टेक्नीशियन होती है या सच खुद भी रेडियो ट्रेसर और रेडियो फार्मास्यूटिकल इकट्ठा भी काम करता है, और जिसमें खासतौर पे जिस तरह ये हाइड्रोजन आयन की तरह मतलब चूंकि इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो जहां जहां पे हाइड्रोजन एक्सक्रीट हो सकता है या अपटेक हो सकता है वहां पे भी ये उसकी जगह भी चला जाता है। तो इसलिए इसमें जो आपका टेक्नीशियम स्कैन है, जो मैकल स्कैन है आपका, जिस तरह तो उसमें अब आप रेडियो ट्रेसर को अटैच नहीं करते। लेकिन अगर आप बोन स्कैन करने लगे हैं तो उसमें भी आपका जो टेक्नीशियम 99M है वो तो वैसे का वैसा रहेगा, लेकिन अब उसके साथ आप MDP जो है वो अटैच कर देंगे। अब क्या होगा, अब जो MDP है वो उसको लेके जाके जहां जहां पे भी ऑस्टियोब्लास्ट हैं बॉडी में, जहां ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी है वो वहां वहां जाके स्टक होता जाएगा, और आपको जहां जहां ऑस्टियोब्लास्ट है उन सारों की एक्टिविटी मिल जाएगी। जो अगर आप उसको किसी चीज के साथ अटैच नहीं करते, यानी कि जो रेडियो ट्रेसर है, तो वो खुद भी अपनी प्रॉपर्टी रखता है। और इसमें ये जो टेक्नीशियम है इसमें ये है कि ये गैस्ट्रिक मिकोजा में जाके जो है वो कॉन्सेंट्रेट करता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि चूंकि जो मैकल्स डाइवर्टिकुलम होता है उसमें भी आपका जो है वो गैस्ट्रिक मिकोजा होता है। तो इस वजह से ये होता है कि फिर आपका उसमें भी ये पॉजिटिव आ जाता है या उसमें अपटेक आ जाता है, तो उसमें आप ऐसे इसी को रेडियो ट्रेसर प्लस रेडियो फार्मास्यूटिकल दोनों का रोल दे देते हैं। जबकि बाकी सारी किसी, और जिस तरह थायराइड है, अब थायराइड के अंदर भी आप जब थायराइड स्कैन करते हैं तो उसमें भी आप एडिशनल कोई उसके साथ रेडियो फार्मास्यूटिकल अटैच नहीं करते, वो थायराइड स्कैन के लिए भी काफी है। तो इसमें इसलिए आपको इसका एक आइडिया होना चाहिए
कि जो रेडियो फार्मास्यूटिकल और रेडियो ट्रेसर्स हैं ये अलग अलग भी हो सकते हैं, और टेक्नीशियन के केस में और भी कुछ चीज़ों के केस में ये एक भी हो सकते हैं। मतलब वो सिर्फ वो खुद ही अपना रेडियो फार्मास्यूटिकल रेडियो ट्रेसर का काम कर रहा होता है। ठीक है। अच्छा, अब हम इसमें ये था कि चूंकि ये गैस्ट्रिक म्यूकोजल सेल्स के अंदर आता है, और जो आपकी इसमें मैकल्स डाइवर्टिकुलम जो होता है उसमें चूंकि आप गैस्ट्रिक म्यूकोजा के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं, तो इसलिए अगर आप उस पेशेंट को सिमेटिडीन पे है तो इसका मतलब ये है कि जो नॉर्मल गैस्ट्रिक म्यूकोजा है, जो रूटीन में जो टेक्नीशियम 99M को उठा सकता है, तो वो उठाना छोड़ देगा, क्योंकि सिमेटिडीन के अंदर भी H2 रिसेप्टर ब्लॉकर है। तो वो वहां पे जो H2 की जो क्या कहते हैं उसको, जो प्रोडक्शन है उसको वो रोक देगा। तो उसकी वजह से फिर जो इसकी प्रॉपर्टीज आनी चाहिए थी गैस्ट्रिक म्यूकोजा की, वो प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती हैं। तो इसलिए आपके पास जो है वो एसिड इनहिबिशन जब होगी तो उसके साथ ही फिर ये जो है ना प्रोटेक्टिनेटेड की जो रिलीज है वो भी साथ ही ब्लॉक कर जाएगा। जबकि बाकी दोनों में इस तरह कुछ नहीं है। तो इसमें आप लोगों का बिल्कुल सही था आंसर कि सिमेटिडीन जो है वो प्रोटेक्टिनेटेड की जो रिलीज है उसको रोकता है। तो इसलिए मतलब ये है कि ये इसमें आप यूज नहीं करते। दूसरा एक ये स्कैन था, और इसमें जो सबसे बड़ा मसला था वो यही था कि आप लोगों ने मेजोरिटी ने इसको 6 आवर्स दिया था, क्योंकि जो आप लोगों का पॉइंट था वो ये था कि शायद ये टेक्नीशियन 99M स्कैन है। जबकि इसमें आपको इसमें आइडिया था कि ये जो था इंडियम कंट्रास्ट एजेंट यूज हुआ था, और वो जाके जिस तरह आपका जो WBC टैग्ड होता है, यानी कि ल्यूकोसाइट स्कैन, इसमें क्या करते हैं आपके इंडियम 99 जो होता है वो आप उस बंदे के ल्यूकोसाइट्स लेते हैं बाहर, यानी कि आप यानी कि ब्लड ड्रॉ करते हैं, ल्यूकोसाइट्स को लैदा करते हैं, ल्यूकोसाइट को आप इंडियम 111 के साथ अटैच करते हैं, और उसके बाद फिर आप उसको दोबारा इंजेक्ट कर देते हैं। और उसके उससे फिर ये होता है कि वो जहाँ जहाँ पे आपकी WBC की स्प्रेड है, वो वहाँ वहाँ जाके आपका ये स्कैन जो है वहाँ वहाँ जाके ये डिपॉजिट होता चला जाता है। तो इसमें इसके जो है, इसलिए इसको इंडियम 111, यानी कि ये इसका बेसिकली जो है वो रेडियो ट्रेसर है, यानी टेक्नीशियम 99M नहीं लगता है इसमें, इसमें इंडियम 111 लगता है। और जो इंडियम 111 है तो उसकी जो अपनी हाफ लाइफ है वो 67.2 आवर्स है। ठीक है। तो ये जो स्टडी थी ये बेसिकली इंडियम 111 ल्यूकोसाइट स्कैन इसको कहते हैं। और ये याद रखना है कि ये रेटिकुलोसाइट जो जहां जहां पे भी आपकी बॉडी के हैं ये उस डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। इसी वजह से ये स्प्लीन में भी आया हुआ था, ये लिवर में भी आया हुआ था, और बोन मैरो में आता है, क्योंकि यहाँ यहाँ पे आपके WBC ऑर्गेनाइज होते हैं ना। और लेकिन इसके अलावा ऑब्वियसली अगर कहीं पे इन्फेक्शन है तो वो इंडियम का स्कैन में वो जगह भी हाइपरडेंस हो जाएगी। अब इसमें अगर आप देखें तो ये सॉर्ट ऑफ नॉर्मल है, इसमें कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है। ये लिवर में, स्प्लीन में और बोन मैरो में ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, यानी कि उसमें जारी बात है कि जहां जहां ये रेटिकुलोसाइट्स और इनकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है वहां वहां चला जाएगा। तो ये याद रखना है कि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है, टेक्नीशियम होता तो वो किडनीज के अंदर कॉन्सेंट्रेट कर जाता है और वो उस तरह से एक्सक्रीट होना शुरू हो जाता है। या अगर MTP स्कैन होता तो वो आपको बोन सा इतना नजर आनी चाहिए थी। इसलिए ये बेसिकली जो था इंडियम 111 ल्यूकोसाइट स्कैन था। और याद रखना है कि ये रेटिकुलोसाइट डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ, लिवर, स्प्लीन और बोन मैरो में ही स्प्रेड होगा, और ये वहीं वहीं मिलेगा। तो अगर आपको ऐसा स्कैन मिल रहा है तो आपने मेक श्योर करना है कि ये आप इसको प्रॉपर स्कैन के तौर पे सिलेक्ट करें। ठीक है। और इसमें टेक्नीशियम नहीं यूज होता। टेक्नीशियम एक रेडियो ट्रेसर है जो भी हमने पिछले में देखा है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे रेडियो ट्रेसर्स हैं जिसमें एक इंडियम 111 भी है। और वो जो इंडियम 111 है उसकी प्रॉपर्टी ये है कि वो 67.2 आवर्स तक उसकी जो है वो हाफ लाइफ है। अच्छा, उसके बाद जो फिर एक ये केस था, ये मुझे लगता है कि आप लोगों का ज्यादा, बहुत सारों ने इसको हिस्टोप्लाज्मोसिस लिखा है, जबकि इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि शोज ए मैक्सिमम मेजर्ड SUV ऑफ 6.5। इसका मतलब ये था कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई अपटेक दे रहा है। जबकि इसमें इन्होंने क्या पूछा था आपसे कि लीस्ट लाइकली कौन सा है, यानी कि इतना हाई अपटेक ना देने वाला कौन सा इनमें से डिजीज है। हमें पता है कि बाकी सारे तो दे रहे हैं, लेकिन कौन सा ऐसा है जो नहीं देता इस तरह का। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप इसमें देखें कि ये बेसिकली जो एडिनोकार्सिनोमा इन साइटू, या जिसको पहले ब्रोंकियोएल्वुलर कार्सिनोमा कहा जाता था, वो आप लोगों को हमेशा याद है कि इसका जब थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता था तो इसमें FDG अपटेक नहीं करता होता। ठीक है। तो ये उसी का नाम है बेसिकली, एडिनोकार्सिनोमा इन साइटू। और अगर वो करेगा भी सही तो उसकी वजह से जो है ना ये प्रॉब्लम आ सकता है। अच्छा, इसमें जो है वो जो बाकी ऑप्शंस थी उसमें इसमें अदर मॉडरेट
से इंटेंस अपटेक ऑफ ट्रेसर दिखा सकती हैं सारी की सारी। उसमें हिस्टोप्लाज्मोसिस है डिपेंडिंग ऑन द एक्टिविटी और उसकी मेटाबॉलिक कितना एक्टिव है वो डिजीज प्रोसेस। ऑब्वियसली अगर एक वो उसका प्रोसेस हो के और वो कंसोल यानी कि कंप्लीट कर चुका हुआ है और वो वहां पे फाइब्रोज हो चुका हुआ है, फिर तो इतना अपटेक नहीं आएगा। लेकिन अगर एक एक्टिव लीजन है तो इसने सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज की आपको एक्टिविटी दिखानी है। तो इन्फेक्शंस भी कई दफा आपको ग्लूकोज की हाई एक्टिविटी दिखा सकती हैं। तो इसलिए, लेकिन जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये थी कि इसमें आपको ब्रोंकियोअल्वुलर कार्सिनोमा जो है ये नहीं आपको दिखाएगा, और इसीलिए इसको हमने वही ब्रोंकियोअल्वुलर कार्सिनोमा या एडिनोकार्सिनोमा इन साइटो कहा था। तो इसलिए ये आपने याद रखना है, ये इसको अगर हाई अपटेक आ रहा है तो आपने एडिनोकार्सिनोमा इन साइटो या ब्रोंकियोअल्वुलर कार्सिनोमा को रूल आउट कर देना है। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 था, ये आप लोगों ने मेजोरिटी ने ठीक किया कि जो इसमें आपके सारे के सारा था। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो थी वो ये थी, तो ये इसमें मल्टीपल हेरिडिटरी एक्सोस्टोसिस था वो जो का आपको नजर आ रहा था। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि जो स्केलेटल सिंटिग्राफी है, ये अगर आप लाइन पढ़ें तो कैन नॉट रिलायबली डिफरेंशिएट बिटवीन ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा एंड malignant degeneration ऑफ कार्टिलेज कैप टू दी कट वो कॉन्ड्रोसार्कोमा। तो ये आपको इतनी ज्यादा जल्दी ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा में और उसमें डिफरेंशिएट इसलिए नहीं करेगी क्योंकि जो आपकी ये एमडीबी स्कैन है या जो ये बोन स्कैन होता है, इसने किसकी एक्टिविटी दिखानी होती है, इसने आपको ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी दिखानी होती है। तो जो ऑस्टियोब्लास्टिक ट्यूमर्स हैं जिसमें ऑस्टियोब्लास्ट फॉर्मेशन ज्यादा है, जिस तरह के ऑस्टियोसार्कोमा जिसमें आपकी ऑस्टियो यानी कि जो मैट्रिक्स है वो ऑस्टियोब्लास्ट ज्यादा फॉर्म करते हैं, तो उसके अंदर आपको इसके अंदर उसके अंदर एक्टिविटी ज्यादा नजर आती है। ठीक है, तो इसलिए जो है आपने ये मतलब एक तो ये इन्फॉर्मेशन दी, दूसरा ये था कि आपने बिल्कुल सही कहा था कि अभी ये तो इतना जो है वो मैच्योर भी नहीं हुआ, तो इसलिए यहाँ पे मार्जिन स्पेस की हाई अपटेक आ रहा है जो कि नॉर्मल है इसके अंदर। उसके बाद फिर था कि which of the following radiopharmaceutical can be used to assess glomerular filtration। तो मेजोरिटी ने ठीक किया इसको कि डीटीपीए जो है ना, जो ये याद रखना है, ये नहीं कि आपने मेमोराइज करना है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो होती है वो हमेशा डीटीपीए से मिलती है, और जो मैग 3 स्कैन है वो आपकी रीनल प्लाज्मा फ्लो को ये जो है मतलब उसकी मेजरमेंट्स देता है। तो इसलिए आपने थोड़ा सा ये माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन आपने अगर क्वेश्चन के हिसाब से है तो आपने याद रखना है कि अगर जीएफआर का आ गया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की असेसमेंट, तो इसमें हमेशा आपने यानी टेक्नीशियम 99M डीटीपीए जो है स्कैन आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, और ये जो है दूसरा मैग 3 जो है ये आपका प्लाज्मा फ्लो के लिए आएगा। जी जी, वो इसमें बताया हुआ उन्होंने ना कि जो मैग 3 है वो आपका रीनल प्लाज्मा फ्लो को एवेल्युएट करेगा, लेकिन वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के लिए ज्यादा बेहतर ऑप्शन अगर डीटीपीए है तो वो आप यूज करेंगे। और ये जो इनमें सारी की सारी चीजें, फिर मैं आपको बताता चलूं कि ये जो TC99M है ये जो है आपका होता है रेडियो ट्रेसर, और ये आपका फार्मास्यूटिकल है जो जाके जहाँ पे आपका मकसद है वहां पे वो एक्टिवेट होता जाता है। ठीक है, तो ये आपको आइडिया है वैसे भी पहले भी, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा इसका ब्रीफ आउटलाइन देता जाता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद एक ये स्कैन था, और इसमें उन्होंने ना 2-3 चीजें इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। पहले पहले तो ये था कि आप यहाँ पे देखें इसका हाथ, यानी कि जो इसका हैंड और डिस्टल का था ये सारे का सारे, ये इसका मतलब था कि ये इंजेक्शन इस जगह पे लगा है। और चूंकि जब आपको इसका भी आइडिया है कि जो न्यूक्लियर स्कैन होता है वो स्कैनिंग मतलब हम कुछ करते हैं ना, जिस तरह हम स्कैनिंग है सीटी की, उसने इमेजेस एक्वायर करने होते हैं, ये टाइम बेस्ड स्कैनिंग होती है। टाइम बेस्ड स्कैनिंग से मुराद ये है कि काउंट जब पूरे हो जाएंगे तो इसने अपना जो क्या कहते हैं इमेज एक्विजिशन बंद कर देनी है। मतलब आपने पेशेंट के ऊपर कैमरा रखा और कैमरे ने तस्वीरें खींचनी शुरू कर दी, या उसके जो काउंट है जो उसके अंदर वो क्या कहते हैं फोटॉन्स आ रहे हैं, उन फोटॉन्स को वो डिटेक्ट करता जा रहा है। तो उसके अंदर एक काउंट ऑफ होता है कि मतलब जी आपके पास जब 10 लाख काउंट आ जाएंगे तो आपने इमेज बंद कर देना है। उसके बाद उन 10 लाख को जहां जहां डिस्ट्रीब्यूशन होगी वहां वहां डालेगा और उसका इमेज बना देगा। अब प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि जिस तरह आपका अगर ये वाला एरिया इसके ऊपर ये कवर ना करते, ठीक है, तो उसके अंदर आवाज में कोई प्रॉब्लम आ रही है या ठीक है? नहीं है तो ठीक है, वो मेरे ख्याल से रिकनेक्ट कर लें आप ना। अच्छा अच्छा, अगर अब आप इसमें देख रहे हैं यहाँ पे ना इन्होंने ना एक वो रखा हुआ है जिस तरह होता है ना कि
वो जो क्या कहते थे उसको कॉलिंग, वो जो क्या होता है इसको अटेनुएशन के लिए, यानी कि इसके थ्रू जो है वो क्रॉस ना कर सके बीम। तो उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे क्योंकि इंजेक्शन था, और इंजेक्शन की साइड से अगर काउंट पूरे हो जाते तो फिर इसका मतलब क्या होना था कि वो इमेज की जो क्वालिटी थी वो खराब हो जाती। अब हमें यहाँ पे दो इन्फॉर्मेशन मिल रही, एक तो ये है कि यहाँ से उन्होंने काउंट नहीं लिया जहां से इंजेक्शन दिया हुआ है उसने, और दूसरा यहाँ पे जो जहां से कंट्रास्ट दिया गया है या जहां से जो ये इंजेक्शन दिया गया है, तो वहां पे ये सॉफ्ट टिश्यू में भी अच्छा खासा एरिया जमा हुआ पड़ा जो कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। तो कई दफा ये होता है कि जब आप इंजेक्शन देते हैं पेशेंट को, इसका टेक्नीशियम 99M का या एमडीपी या जो भी स्कैन आपने करना है, तो वो क्या करता है, वो आपने वेन में डालने की बजाय थोड़ा सा लीक हो जाता है। जिस तरह आप कोई कई दफा हाइड्रोनेटेड कंट्रास्ट लगाने लगते हैं तो वेन में जाने की बजाय वो साइडों पे थोड़ा सा लीक आउट भी कर जाता है। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें यही हुआ था कि वो पेशेंट का चूंकि लीक आउट हो गया, अब जब लीक आउट हो गया तो उसके बाद उसने वेसल के थ्रू तो वापस नहीं आना, तो उसके पास जो दूसरी ऑप्शन है वो लिम्फेटिक्स होती है। जब लिम्फेटिक्स के थ्रू वो वापस आएगा तो जहां जहां लिम्फ नोड वो होगी यानी उसकी कलेक्शन, तो वहां वहां आपका सिग्नल आना शुरू हो जाएगा। तो अब इसमें क्या हुआ था कि इसमें चूंकि यहाँ पे ये थोड़ा सा लीक हो गया था इसमें सॉफ्ट टिश्यू में, तो फिर सॉफ्ट टिश्यू से लिम्फेटिक के थ्रू होता हुआ जो पहला लिम्फ नोड है जो इसको मतलब ड्रेन कर रहा था, वो वाला भी जो है सिग्नल देना शुरू कर दिया उसने, और वो इस जगह पे आपको वो लिम्फ नोड नजर आ रहा है। तो ये बेसिकली जो था इसमें आपका ये था, इसको आप ट्रैप्ड ट्रेसर कहते हैं। और ट्रैप्ड ट्रेसर जो है वो इसी वजह से हुआ है कि वो अम, जो शील्डिंग के बावजूद भी वहां से जो है कंट्रास्ट, शील्डिंग के साथ तो खैर उसको कोई फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन जो सॉफ्ट सॉफ्ट टिश्यू में लीक हुआ हुआ कंट्रास्ट था, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जाता हुआ एक्सिला का जो लिम्फ नोड था जहाँ पे वो लिम्फेटिक ड्रेन हो रहे थे वहां पे भी वो जमा हो गया। तो इसलिए ये आपको एक मतलब चीज जो है इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि मेजोरिटी ने इसको मेटास्टेटिक डिजीज दिया था। तो लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई ऐसी मेटास्टेटिक फाइंडिंग थी, क्योंकि जब तक ऑस्टियोब्लास्ट नहीं होंगे या इस तरह की चीज नहीं होगी तो ये जो एमडीपी स्कैन है ये आपको उसका कभी भी अपटेक नहीं दिखाएगा। ये जो उसके अंदर ये जो सारे के सारा ट्रेसर है ये सारे का सारा लिम्फेटिक्स के थ्रू जा रहा है, और वो जाहिर बात उसके पास और रास्ता ही कोई नहीं निकलने का, तो इसलिए वो वहां पे एक्यूमुलेट हुआ है, और फिर वो आगे जाके जहाँ पे भी उसने डिपॉजिट होना है तो हो जाता है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ ये था एक, ये एक आसान क्वेश्चन था, आप लोगों का मेजोरिटी ने माशाल्लाह ठीक किया है। तो इसमें यही हुआ है कि ये पोस्ट, इसकी हिस्ट्री भी बड़ी आपको सजेस्टिव थी। 42-year-old फीमेल पेशेंट, तो इसको आप जो है वो नॉर्मली बाइल्स के लिए हाइडा स्कैन जो इसको हम कहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप जो रेडी ट्रेसर डालते हैं वो जाके इसमें एक्यूमुलेट होता है, उसके बाद उसने बाइल से एक्सक्रीट होना होता है। तब इसमें क्या हो रहा है कि इसमें ये चूंकि गाल ब्लैडर तो रिमूव है, तो अब टेक्निकली तो इसका जो कंट्रास्ट आना चाहिए था उसके बाद वो जो भी इसमें सिग्नल आना चाहिए था वो सिग्नल यहाँ से निकल के जब वो एक्सक्रीट होता है तो वो बाउल में चला जाना चाहिए था। ठीक है कि, और जिस तरह हम हाइडा स्कैन में बच्चों में भी देखते हैं कि अगर हमें बिलियरी ट्रीजिया का शक है तो हम देखते हैं कि उसमें एक्यूमुलेट हुआ, उसके बाद फिर वो वहां से निकल के जो है वो बाइल में आना शुरू हो जाता है, और हम सर्टेन टाइम के बाद एक्सपेक्ट करते हैं कि बाइल में हमें ये नजर आना चाहिए जो यानी कि जो वहां से लीक वो निकल रहा है। तो इसमें क्या हुआ है, इसमें वो सारे का सारा निकल के यहाँ पे नीचे उसका सिग्नल बढ़ता जा रहा है, जिसका मतलब ये है कि जो भी वो रेडियो फार्मास्यूटिकल रेडियो ट्रेसर था वो इस जगह पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया। और ये राइट सब हेपेटिक जो लोकेशन है या जो सर्जिकल बेड था, ये वहीं पे चूंकि लीकेज थी बाइल की, तो वहीं पे वो बाइल सारा जमा होता जा रहा है और वो बाइल से सिग्नल आ रहे हैं, क्योंकि ये हमने रेडियो ट्रेसरी और रेडियो फार्मास्यूटिकली वो यूज किया है जो बाइल में जाके एक्यूमुलेट होता है और बाइल के साथ ही एक्सक्रीट होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है वो आपका एक सिंपल हाइडा स्कैन था जो बिलरी लीक में इस तरह का आपको नजर आता है, और ये भी याद रखना आपने। ठीक है, अच्छा ये एक और जो था आप लोगों ने देखा था, इसमें आप लोगों को शायद बहुत ज्यादा आइडिया नहीं हुआ था, लेकिन ये था क्या कि ये जो है वो 0 मिनट, 60 मिनट, 120 मिनट्स और 240 मिनट्स। ठीक है, तो ये बेसिकली आपकी जो गैस्ट्रिक एम्पटिंग स्टडी होती है, जो कि ये देखने के लिए कितनी देर में जो है वो आगे जा रहा है, तो इसमें जो आप यूज करते हैं वो आप सल्फर कोलाइड के साथ उसको मिक्स करके देते हैं, ताकि जो है वो फिर आपका वहाँ पे जो गैस्ट्रिक एरिया उसमें से जैसे जैसे वो मील पास होके आगे आएगा तो वो साथ साथ वो सल्फर क्लोराइड की वजह से वो उसके साथ साथ रहेगा, और उसके बाद वो जो है मतलब हमें पता लगता जाएगा कि जो हमने कंटेंट दिया वो कितने जगह पे कितने टाइम के बाद किस किस जगह पहुंच गया। तो इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको ये इस इमेज में ये स्मॉल बाउल लूप्स या डिस्टल आइलियम तक भी पहुंचा हुआ नजर आ रहा है, और गैस्ट्रिक जो था वो 2 घंटे के बाद खाली हो गया। तो यानी कि 0 मिनट पे ये था पूरा भरा हुआ। जब हमने उसको खिलाया था ये यानी कि मिक्स करके,
उसको डाइट दी थी, ठीक है, सॉलिड या रोटी के साथ, जिसके साथ भी। उसके बाद फिर हमने देखना शुरू किया कि 60 मिनट्स में वो कुछ आगे निकला, फिर 120 मिनट में थोड़ा सा रह गया और काफी सारा आगे निकल गया, और उसके बाद 240 मिनट्स में वहां से सारा निकल गया और वो स्मॉल बाउल के जिस तरह बाउल लूप्स होते हैं उनमें आ चुका हुआ है। तो ये आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये जो गैस्ट्रिक एम्पटिंग स्टडी है ये भी टेक्नीशियम 99M के साथ ही करते हैं, लेकिन ये सल्फर कोलाइड के साथ इसको मिक्स कर देते हैं ताकि वो जहां जहां खाना जाएगा तो उसके साथ 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 जो है वो इंजेस्टेड मील के साथ वो आगे चलता जाएगा। तो ये वही, यानी कि ये बाय बाय ओरल दिया है उसको, यानी कि ये इंजेक्शन नहीं दिया गया, ये जो सल्फर क्लोराइड था इसको मिक्स करके इसको खिला दिया गया, और खिलाने के बाद जो है उसने इमेज हमने स्टार्ट किया, और स्टार्ट करने के बाद जहां जहां वो गया तो हमने उसको देखा कि इसने तकरीबन 2 घंटे में पूरा स्टमक एम्प्टी कर दिया, कि 2 घंटे के बाद हमें इसमें कोई खास चीज नहीं मिली। हाँ ये देखें, ये जो 240 बल्कि 4 आवर्स, 2 आवर्स में तो पड़ा हुआ था ये थोड़ा सा 120 मिनट्स में, लेकिन 4 आवर्स में बिल्कुल ये खाली हो चुका हुआ है। ठीक है, तो ये सिर्फ आपको इसलिए दिखा रहा था कि जो सल्फर कॉलॉइड की गैस्ट्रिक एम्प्टिंग स्टडी है वो इस तरह होती है, और उसमें भी जो आपका रेडियो फार्मास्यूटिकल है वो टेक्नीशियम 99M है। टेक्नीशियम 99M पाकिस्तान में तो ऑलमोस्ट 100% यूज होता है, क्योंकि यहाँ पे और हमारे पास, क्योंकि बाकी सारे के लिए आपको डिफरेंट चीजें चाहिए होती हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो आपके पास जो मेन यूज होता है वो आपका लेकिन ये अटैच मुख्तलिफ चीज़ों से होता है। यानी कि हमने देखा एमटीपी में भी टेक्नीशियम 99M यूज़ किया हमने, अभी उससे पहले हमने वो दूसरा किया था, क्या नाम है उसका, ये जो अभी हाइडा स्कैन है इसमें भी टेक्नीशियम 99M यूज़ होता है। उसके बाद एमडीपी स्कैन था उसमें भी था, डीटीपीए स्कैन था उसमें भी था, अब सल्फर कोलॉइड है ये भी हमने देखा इसमें भी टेक्नीशियम 99M है। ये सारे के सारे यानी कि दोनों सूरतों में, और जहां पे हमने पहला जो देखा था गैस्ट्रिक, उसमें आपने याद रखी थी उसमें किसी चीज के साथ अटैच नहीं था, उसमें खुद ही एक ही इसके जिम्मे 2 रोल थे, ये रेडियो ट्रेसर भी था और रेडियो फार्मास्यूटिकल भी था। तो इसलिए कुछ स्टडीज के अंदर ये जो रेडियो फार्मास्यूटिकल एंड रेडियो ट्रेसर दोनों होता है, तो इसलिए ये अपनी इनहेरेंट प्रॉपर्टी, और किसमें, थायराइड में और टेक्नीशियम में, ये किसी चीज के साथ अटैच नहीं करते, ये सीधा इंजेक्शन दे देते हैं, अब इसको इसको आपको जरूरत ही नहीं किसी चीज के साथ अटैच करने की। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9 जो था ये आपका एचडीपी या एमडीपी जो होता है वो स्कैन था, और इसमें आपके पास वो सिंपल है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, किडनीज भी नजर आ रही हैं आपको बोन के साथ साथ सारा सारा जहां जहां पे भी। अच्छा, इसमें बस ये बात आपने याद रखनी है कि ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी जहां जहां होगी वहां वहां ये जाके डिपॉजिट हो जाएगा, क्योंकि एमटीपी जाके ऑस्टियोब्लास्ट होता है। अगर ऑस्टियोक्लास्ट हो गए, ऑस्टियोक्लास्ट इसको नहीं लेते, अगर कहीं ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी ज्यादा है तो वहां पे ये नजर नहीं आएगा आपको, जैसे कि जो जीसीटी है, जॉइंट सेल जो ट्यूमर है, उसके अंदर आपको जो है ना नॉर्मली इसकी एक्टिविटी नहीं नजर आती, क्योंकि वो ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी होती है। तो जहां जहां ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी होगी, यानी कि बोन फॉर्मेशन की आपकी जहां भी होगी डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको बोन फॉर्मेशन की क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन देता है, कि ये मेरे हमारे बोन फॉर्मेशन की ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। और वही इसके अंदर सुपर स्कैन के अगर आपको किडनी जरूर नजर आनी चाहिए, चाहे जितनी भी आप फास्ट उसको दें, लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा डिफ्यूज मेटास्टैटिक डिजीज है तो फिर उसमें आपको किडनीज नजर नहीं आती, और किडनीज आपको बिल्कुल क्लियर नजर आनी चाहिए, जितना भी चाहे मठा इमेज हो। अच्छा जी, उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 10 था। अच्छा, इसमें 2 स्कैन्स कटे थे, एक ये था और एक ये था, ठीक है। और इसमें उन्होंने आपको बताया भी हुआ था कि ये जो है पहला वाला स्कैन जो कि स्कल जिसमें ज्यादा आपको अच्छी नजर आ रही है, ये जो था ये बोन स्कैन था, और बोन स्कैन में क्या था कि जहाँ पे भी ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी होगी वहां जमा चल जाएगा, और जहाँ पे ऑस्टियोमाइलिटिस होता है वहां पे भी ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी आती जाती है, ठीक है। तो क्योंकि ऑस्टियोमाइलिटिस के साथ वो बोन डिस्ट्रक्ट एंड फॉर्म हो रही होती है, तो वहां पे भी आपको ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ी हुई नजर आती है। अब क्या होगा यहाँ पे जब आपका इसमें आ जाएगा, तो आपने उसके बाद फिर अगला करना क्या है, और ये साथ था जो दूसरा इसके अलावा एक और स्कैन था, वो था गैलियम स्कैन। जो गैलियम स्कैन है ये भी आपका जहां जहां इन्फेक्शन होती है उधर जाके जो है ना ये एक्यूमुलेट होता है। तो ये दोनों चूंकि एक ही जगह पे कर रहा था, तो इसके अंदर सारे ऑप्शन में से जहां पे बोन की इन्वॉल्वमेंट थी वो सिर्फ ऑस्टियोमाइलिटिस था, तो ये आपको सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा था कि इन्फेक्शन विद जो है वो आपकी जो ये एक्यूमुलेशन हुई है, मतलब ऑन बोन स्कैन एज वेल एज ऑन गैलियम स्कैन। गैलियम जो है वो भी आपको पता है कि वही एक्यूमुलेट होता है जहां पे इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन होगी, ठीक है। कहीं पे भी इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन, यानी कि जरूरी नहीं कि सिर्फ इन्फेक्शन में होगा, इन्फ्लेमेशन को भी करेगा, लेकिन चूंकि इसमें आपका बोन स्कैन में भी आ रहा था और ये भी आ रहा था, और इस ऑप्शन के अंदर आपके पास जो मोस्ट लाइकली था वो ऑस्टियोमाइलिटिस ही बनता था। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 था, उसमें क्या था, उसमें आपके पास
ये कौन सा, हाँ थर्ड, ये वो सिस्टम में भी टिपिकल जो था कि जिसमें इनिशियल अपटेक तो सारे कर जाते हैं, लेकिन बाद में डिलेड में आपके पास सिर्फ वही जगह बच जाती है जो एडिनोमा रह जाता है। तो ये सिस्टम एबी स्कैन जिसमें पहला इमेज आता है फिर उसके बाद आप सब्सट्रैक्ट करके अगला करते हैं, तो ये टिपिकल पैराथायराइड का सिस्टम एबी स्कैन जो होता है वो आता है इसमें। और इसके अंदर आपके पास जो इन्होंने ये दिया हुआ है कि डिलेड इमेजेस ये थे नीचे वाले और वो अर्ली इमेजेस थे। तो डिलेड इमेज में आपका जो पैराथायराइड का एडिनोमा होता है वो कंट्रास्ट रिटेन, वो जो सिग्नल्स हैं वो रिटेन रखता है। तो ये पहला इमेज था। उसके बाद फिर टाइम वाइज जैसे जैसे उन्होंने एंड में लिए तो ये डिलेड में उसके अंदर वहां पे जो जहाँ पे राइट लोअर पैराथायराइड का डिफरेंशिएट होता है उसके अंदर होता है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है कि जी डिफरेंशिएट बिटवीन सिस्टम एबी एंड थायराइड स्कैन। थायराइड स्कैन जो होता है नॉर्मली एक इमेज होता है, उसमें आप मल्टीपल सीरियल इमेजेस नहीं करते कभी भी। आपने देखा होगा जब भी आप थायराइड स्कैन आपको रिपोर्ट के लिए देते हैं ना, तो उसमें बस एक स्कैन होगा। और जो सिस्टम एबी स्कैन है उसमें आपने दो लेवल्स पे स्कैन लेना होता है। एक तो आपने अर्जेंट जो कि थायराइड स्कैन ही होता है, बिल्कुल उसमें कोई फर्क नहीं होता उसमें और थायराइड में, लेकिन एक डिलेड स्कैन आपको एक्स्ट्रा मिलता है। जो एक्स्ट्रा इमेज है उसमें आपके पास वही थायराइड का एक्सक्रीटेड फेज होता है, मतलब उसमें आपके पास दो फेज आ जाते हैं। तो इसलिए आपने इसमें सिर्फ ये बात याद रखनी है कि अगर मुझे सिर्फ ये इमेज दिखाया जाता तो ये थायराइड स्कैन ही था, इसमें हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते थे प्रैक्टिकली, ठीक है। लेकिन चूंकि हमें ये इमेजेस के साथ दिखाया गया तो इस वजह से हमें ये पता है कि यार ये दो फेजेस में हुआ है। जो थायराइड स्कैन है वो सिंगल फेज सिंगल शॉट स्कैन होता है, उसमें हम फेजेस नहीं करते, क्योंकि उसमें आपको या तो ये बताते हैं कि जी कोल्ड नोड्यूल है या हॉट नोड्यूल है। तो अगर ये मैं मुझे ये कहें कि जी ये हॉट नोड्यूल हो सकता है, तो जी बिल्कुल हो सकता है हॉट नोड्यूल इसके अंदर। लेकिन आपको जब दो स्कैन्स मिल जाएंगे आपको, तो वो फेजिक स्कैन नहीं होता। मतलब जिस तरह आपका वो ये समझेंगे सीटी है ना, तो उसमें एक आर्टीरियल फेज आपको मिल जाए और एक आपको आर्टीरियल और वीनस फेज मिले, तो ये जब दो चीजें मिलेंगी वो सिंगल फेज स्कैन होगा अगर आपको आर्टीरियल मिला, क्योंकि यूनिक फेज है। लेकिन अगर आपको दो फेज मिल गए हैं वो आपके पास इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी। तो इसलिए आपने ये याद रखना है कि इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है सिवाय इसके कि ये फेजिक स्कैन है, जिससे आपने अप्रिशिएट करना है कि अगर ये फेजिक स्कैन है तो फिर ये ज्यादा लाइकली है कि ये थायराइड स्कैन नहीं। थायराइड स्कैन सिंगल शॉट, ये याद रखना है। अच्छा जी, उसके बाद अगला क्वेश्चन था जो पेरिफेरल पिक, हाँ इसमें था कुछ के, इसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि जी जो है वो वीनस एक्सेस फॉर शॉर्ट एंड मीडियम। तो इसमें बहुत कम लोगों ने, ज्यादातर ने ये कहा है कि लॉन्ग टर्म इन्फ्यूजन थेरेपी। लॉन्ग टर्म इन्फ्यूजन थेरेपी मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कि हम जब भी पोटा कैथ्स देखते थे, और वो जो कि पोटा कैथ किस में लगी होती है, जो सिस्टिक फाइब्रोसिस के पेशेंट्स होते हैं जिनको लगातार एंटीबायोटिक जानी होती है। तो लॉन्ग टर्म के लिए जो है ना आपने याद रखना है कि अगर ऑप्शन आए तो आपके पास पोर्टा कैथ की ऑप्शन आती है, यानी कि ये देखिए कहाँ लिखा हुआ है इन्होंने, पोर्ट्स, हाँ ये पोर्टा कैथ या पोर्ट्स जो जो भी है ना वो पोर्ट्स आप यूज करते हैं, ठीक है। वो भी आगे पिक्चर आएगी भी सी उसकी। तो लॉन्ग टर्म के लिए वो है, लेकिन शॉर्ट और मीडियम साइज के लिए फिर आप पेरिफेरल वो पी पिक लाइंस डालते हैं, जिसमें आपका रूट ये होता है कि आप जितना इसको ट्यूब को लंबा कर सकें। उसकी रीजन ये होती है कि उतना ज्यादा टाइम लगता है इसको इन्फेक्शन को आगे बढ़ने में। तो इसलिए जो है ना आपको ये सबसे पहले जो आपके इसके अंदर कंडीशंस होती है पिक लाइन डालने की, वो कहाँ है कि बेसिलिक वेन, फिर उसके बाद दूसरी ऑप्शन है कि आप ब्रेकियल, सफेलिक और फिर देन एंटीक्यूबिटल। लेकिन जब आप सफेलिक वेन में डालते हैं तो उसमें आपके पास थ्रोम्बोसिस रेट जो है बढ़ जाता है। तो इसलिए आपने इसमें याद रखना है कि पहले आपकी जो पहली जो वो होगी वो बेसिलिक वेन के थ्रू होगी, कि आपने जो एक्सेस देते हैं उसको वहां से ला के पूरा ऊपर तक। तो इसमें भी आपके सामने ये जो इमेज में आ रहा था, तो ये आपको पूरी की पूरी एक यहाँ से चलती हुई नजर आ रही थी, जो कि इधर तक एसवीसी और इसके जंक्शन तक तकरीबन पहुंचा देते हैं, ठीक है। तो ये पिक लाइन थी, और पिक लाइन जो है याद रखनी है कि लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, मीडियम और शॉर्ट टर्म यूज के लिए होती है। अच्छा, उसके बाद फिर ये था, ये पहले भी स्कैन आप लोगों को दिखाया था मैंने, पिछले जो पहला टेस्ट हुआ था, तो उसमें देखेंगे इसमें कैच, और ये मेरे ख्याल से बिल्कुल यही था कि टू एंड फ्रो जब आ गया तो उसके बाद फिर आर्टीरियो वेनस फिस्टुला की कैसे ऑप्शन रह सकती है। आर्टीरियस वेनस फिस्टुला के टू एंड फ्रो के लिए जरूरी है कि कभी से प्रेशर इधर बढ़े कभी प्रेशर उधर बढ़े। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि जो तो सूडो एनोरिज्म है उसमें तो ये होता है कि जब सिस्टली आई तो प्रेशर आर्टरी में बढ़ा और उसने सारे के सारा पुश कर दिया ब्लड को सूडो एनोरिज्म के अंदर। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब डायस्टली आई जिसको एक्सपैंड होना है और जो उसका वॉल्यूम कम होना है, तो उस वक्त वो रिवर्स करेगा ना फ्लो, उस वक्त वो सूडो एनोरिज्म से वापस आर्टरी के अंदर आ जाता है। जबकि वेन जो है वो अगर आर्टेरियो वेनस फिस्टुला है, चाहे वो जितना मर्जी उसमें आपका वेन और उसका आपस में कोई कंपैरिजन ही नहीं है, क्योंकि जितना ही ब्लड होगा वो कभी भी टू एंड फ्रो नहीं चल सकता। और इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये थी कि टू एंड फ्रो फ्लो है। टू एंड फ्रो फ्लो का मतलब यही है कि जो दूसरी साइड जहाँ पे फ्लो जा रहा है
उसका प्रेशर ऊपर भी जाता है और नीचे भी जाता है, इससे नीचे, इसी वजह से वो फिर ब्लड इधर जाता है फिर वापस आ जाता है। लेकिन जो वेन है, चाहे वो फिस्टुलाइजेशन है या आर्टेरियोवेनस फिस्टुला बना हुआ है या किया हुआ है, वो कभी भी बाई डायरेक्शनल नहीं हो सकता, वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होगा कि फ्लो इधर से आएगा और उधर को चला जाएगा। उसके बाद हाँ ये जरूर होगा कि सिस्टली में बहुत ज्यादा हो जाएगा और डायस्टली में शायद थोड़ा सा कम हो, जिसकी वजह से फ्लो इस तरह चलता नजर आ रहा होता है, लेकिन उसमें कभी भी टू एंड फ्रो मूवमेंट नहीं आ सकती, ये हमेशा याद रखना आपने। और जब भी कभी टू एंड फ्रो, और इसमें मेजोरिटी लोगों ने जो है खैर ठीक किया है, लेकिन ऑलमोस्ट 50% लोगों ने एवीएफ भी इसमें सेलेक्ट किया हुआ है, जबकि एवीएफ के अंदर टू एंड फ्रो खुद सोचें कि फिस्टुला में कैसे टू एंड फ्रो हो सकता है। दूसरी साइड में वेन पड़ी है, वेन का तो प्रेशर चाहे जो मर्जी, चाहे डायस्टली में भी जाए, तो डायस्टली में भी अगर 120/80 प्रेशर में आ जाता है, तो वेन का तो प्रेशर 16, 15, 18 से ऊपर तो नहीं जाता ना। तो इसलिए इसका मतलब ये है कि उसका तो हर वक्त फ्लो एंटीग्रेड ही रहेगा, और कम ज्यादा होता रहेगा, लेकिन ये नहीं होगा कि वो वापस रिवर्स करके चल पड़े, अनलेस के आगे से वो सिर्फ एक सूरत हो सकती है, वो थ्रोम्बोसिस की है, लेकिन इसमें इस तरह में कुछ नहीं है। अच्छा, ये अब आपकी उसकी पिक्चर है जो कि आपके क्या कहते हैं पोर्टा कैथ की है, कि ये आप डाल देते हैं और इसको आप नॉर्मली किसके अंदर रखते हैं, स्किन के अंदर साइड पे प्लेस करते हैं, और आपको पता होता है उस लोकेशन का, और वहां पे आप इसको इंसर्ट करते हैं, और उसकी रीजन ये है कि इसको इन्फेक्शन से रोकने के लिए, ठीक है। और इसके अंदर ये होता है नॉन कोरिंग नीडल्स जो होती हैं, वो क्या होती हैं कि उसमें जो दूसरी नीडल होती है, अगर आप कभी भी देखें जब आपने इंजेक्शन कोई भी किसी के थ्रू इंजेक्शन देंगे या ड्रिप के अंदर लगाते हैं आप सपोज करें इंजेक्शन, तो क्या होता है कि उसमें से वो छोटा सा पीस काट के साथ ले आती है। तो जो नॉन कोरिंग वो है ना नीडल्स, ये वाली जो है वो होती है कि इस तरह की टिप होती है कि ये नॉट रिमूव अ कोर फ्रॉम सिलिकॉन कंपोनेंट ऑफ द पोर, यानी कि इसमें जब आप वो लगाते हैं तो ये उसमें से कोई चीज पीस काट के वापस नहीं लाती, ठीक है। जबकि बाकी जो ये नीडल्स होती हैं जो हम यूज कर रहे होते हैं इसके अंदर पाइप उसमें डालते हैं, तो सारी बात जब आप उसको एंटर इंसर्ट करते हैं तो वहां से वो छोटा सा पीस उसका रिमूव कर लेती है। तो ये याद रखना आपने, इसके लिए फिर जो है ना, अगर नॉन कोरिंग नीडल्स होंगी तो उसके साथ आप 1000 to 2000 एक्सेसेस तक कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि ये 3 से 4 साल 5 साल तक भी चल सकता है, कि अगर आपने दिन में एक बार भी इंजेक्शन देना है तो इसका मतलब ये है कि ये वाला इसका आंसर था। और दे शुड नॉट बी यूज, नहीं क्यों, इसमें कोई ऐसी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है हाइड्रेटेड कंट्रास्ट की, और बाकी भी सारी की सारी चीजें वही हैं कि जी ग्रोसिंग वॉल हेपरिन एलर्जी, हेपरिन इसमें जरूरत ही नहीं पड़ती ना आपको, क्योंकि जो बाकी जो आपने वो रखी होती है ना पिक्स, उसमें आपको हेपरेशन से वॉश करना पड़ता है उसको ना, कि ब्लड वापस आ जाता है ना उसके अंदर, तो वो आगे क्लॉट हो जाता है, फिर अभी को आपने देना है तो वो क्लॉट साथ जाएगा अंदर। तो आप क्या करते हैं कि जब आप उसको पिक को यूज करते हैं तो उसके बाद फिर आप उसको हेपरिन से वॉश कर देते हैं, थोड़ा सी हेपरिन डाल देते हैं, ताकि वहां पे ब्लड जो उस पोर्ट है या जो पिक लाइन है उसके अंदर वो आके क्लॉट ना हो। तो इसलिए इसमें इसमें तो जरूरत ही नहीं होती, ये तो अंदर ही पड़ा हुआ है, इसके अंदर आपने इसके अंदर इंजेक्शन देना ही नहीं होता। अच्छा जी, फिर क्वेश्चन नंबर 15 था, इसमें थोड़ी सी टाई थी कि ये एओर्टाइटिस या एब्डोमिनल एओर्टिक ओक्लूजन के दरमियान में, तो गो के मेजोरिटी लोगों ने उसको सिलेक्ट किया था, तो कुछ ने एओर्टाइटिस को भी कह दिया था। तो जो एओर्टाइटिस है वो बेसिकली वेस्कुलाइटिस या जिसको टाकायासू आप कहते हैं, तो उसमें आपके एक तो इतनी मेन वेसल्स कम इन्वॉल्व होती हैं, दूसरी जो होती है ना वो कट ऑफ ओक्लूजन की बजाय वो आपको पता होता है, फिर थिकनिंग आएगी, फिर कम हो जाएगी, फिर थिकनिंग आएगी, फिर कम हो जाएगी, वो जिस तरह इन्फ्लेमेटरी एरियाज होते हैं ना उस तरह डेवलप होते हैं इसमें। इसमें तो अब्रप्ट कट ऑफ है, ये तो खत्म हो गई है ना पूरी की पूरी, यानी आज दरमियान से। अच्छा जी, उसके बाद जो है ना फिर अगला, हाँ ये था एक और इम्पोर्टेंट, इसमें भी मेजोरिटी ठीक है लेकिन काफी सारों ने फ्लोरो और सीटी फ्लोरो कर दिया। सब ये देखिए इसमें क्या था, यहाँ पे इसमें ये न्यूमोथॉरिक्स था, ठीक है। और आपको पता है कि अगर एयर आ जाए तो क्या चीज फारिग हो जाती है, वो होती है अल्ट्रासाउंड फारिग, ठीक है। फ्लोरोस्कोपी में क्यों मसला है हमें इसमें डालने में, क्योंकि फ्लोरो में तो हमें बिल्कुल आराम से लंग नजर आ रहा होगा मूव करता हुआ, तो बहुत अच्छा है। सीटी में भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सीटी गाइडेड भी आप जो लंग बायोप्सीज हैं, जो लंग मैसेज की हैं, वो आप हमेशा सीटी में ही करते हैं ना, वो आप क्यों नहीं इसके थ्रू कर सकते अल्ट्रासाउंड गाइडेड। उसकी रीजन ये है कि उसके अंदर आगे एयर आ जाती, जब एयर आ जाएगी तो अल्ट्रासाउंड वेव्स तो आगे मूव ही नहीं कर सकती, तो फिर वो आप ना उसके अंदर यूज कर सकते हैं। और इसी तरह जिस वक्त आपका न्यूमोथॉरिक्स आ जाए, तो उस न्यूमोथॉरिक्स के अंदर भी आपको क्या पता कि कहाँ पे कौन से लंग की मार्जिन खत्म हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सारी की सारी एरिया आ जाती है उसके अंदर। तो इसलिए इसमें लीस्ट हेल्पफुल जो है ना वो इसमें आपकी अल्ट्रासाउंड है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड एयर में काम ही नहीं करेगी, तो इसलिए हमारे इसमें बाकी सारे में हमें इसका फायदा मिल सकता है। अच्छा, उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 17 था, इसमें ये सिंपल था, इसमें कोई खास नहीं था। फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया 65 ईयर ओल्ड लोअर एक्सट्रीमिटी क्लॉडिकेशन, और ये तो इसमें आप में कभी भी जो है ना एफएमडी नहीं होता इस तरह प्रेजेंट करता, और एफएमडी का वो पता है कि ये आलिक वैसे उसको भी इतना कॉमनली नहीं करता।
ठीक है, मतलब है सही, ये नहीं कि नहीं होता, लेकिन मतलब अगर आप वो केस दिखाएंगे नॉर्मली एफएमडी का, तो वो आपको रीनल का ज्यादा दिखाते हैं, पहली चीज। और दूसरा ये था कि जो है वो फिर फीमेल होती है, फिर उसकी एज भी मिड ग्रुप में होती है, क्योंकि वो तकरीबन 35-40 की रेंज पे आता है। ये सारी की सारी चीजें एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर ज्यादा इंडिकेट हो रही थी, और उसकी वजह से जो था ना, ये एथेरोस्क्लेरोसिस इसका सही आंसर था। ये बिल्कुल सही है सारों का ही तकरीबन, कि इसमें डायसेक्शन थी और वो सारे के सारा फ्लैप ऊपर से लेके नीचे तक आ रहा था। उसके बाद ये जो था, हाँ ये आपका एओर्टिक अल्सरेशन का था, जो माइकोटिक एन्युरिज्म्स होते हैं उसमें। एक मिनट है, ये देखिए, यहाँ से इसका ना एक पाथ बन रहा है, यहाँ पे थ्रोम्बस था, और उसके अंदर जो आपकी इसकी जो एओर्टिक वो अल्सरेशन है, वो बेसिकली क्या होती है कि जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक है उसके अंदर आपके एक वो जा रहा था, तो ये सारा एथेरोस्क्लेरोसिस था, उसके अंदर से ये बल्ज करके बाहर निकला हुआ था एक, ठीक है। तो ये जिसमें होता है कि पूरे का पूरा ये प्लैक पड़ा है, और उसके दरमियान में एक पार्ट जो है वो निकल गया है, और उसके अंदर तक ब्लड जाना शुरू हो गया है, तो ये इस तरह की इमेजेस में आता था। और इसके लिए क्यों इम्पोर्टेंट था, क्योंकि जो आपकी एओर्टिक अल्सरेशन होती है ना, वो हाई एसोसिएटेड विद एओर्टिक रप्चर है, कि ये बाकियों की निस्बत जो है ना, और अगर खास तौर पे यहाँ पे इसने कट ऑफ भी दिया हुआ है इसका, कि 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, 1 सेंटीमीटर डेप्थ की यानी कि डेप्थ की अगर आपको एओर्टिक अल्सरेशन मिल गई है, यानी कि बेसिकली प्लैक के अंदर डिफेक्ट मिल गया है, तो इसका मतलब ये है कि ये पेशेंट ज्यादा वो हो गया है, क्या कहते हैं, प्रोन हो चुका हुआ है फॉर रप्चर ऑफ एओर्टिक। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि इसको आप इधर रीड कर लीजिएगा, और इसमें अगर कोई, मेरा नहीं ख्याल हुआ ऐसी चीज होगी, और इसको एओर्टिक अल्सरेशन भी अच्छी तरह देख भी लें। अच्छा, ये सिंपल डीवीटी का केस था, इसमें कोई खास साइंस नहीं थी, तो आपको उससे ये पूछा होता कि डीवीटी जो है वो है, तो बस ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे अगला जो था वो आपका था हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज थी इसमें आप लोगों के लिए जो था ना, दिस शुड बी ट्रीटेड विद अ प्राइमरी एंडोवेस्कुलर स्टेंट प्लेसमेंट। तो इसमें ये याद रखें आपके जो एंडोवेस्कुलर स्टेंट प्लेसमेंट होती है, ये इसमें क्या होती है, कंट्राइंडिकेटेड। प्राइमरी स्टेंटिंग ऑफ द वेसल इज कंट्राइंडिकेटेड अंटिल आफ्टर सर्जिकल डिकम्प्रेशन। तो ये आपने याद रखना है कि इसके अंदर ये जो आपका क्या कहते थे उसको, थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम, या जिसके अंदर वो पोजीशन चेंज करने से वेसल का ब्लड सप्लाई रुक जाए, तो इसमें आपने हमेशा कभी भी जो है स्टेंटिंग उसकी प्राइमरी नहीं होगी, पहले सर्जिकल डिकम्प्रेशन, फिर उसके बाद आपकी जो है वो फिर स्टेंटिंग करते हैं, मतलब उसमें पहले उसको डिकम्प्रेस करके, कि जिस जिस फाइबर से या जिस जगह से उसने उसको कंप्रेशन दिया हुआ है, तो उसको आपने जो है ना वो पहले खत्म करना है, उसके बाद ताकि उसके प्रेशर रिलीज हो। फिर चाहे वो बैंड है, चाहे वो जो ट्रैक होता है वो है, तो उसके बाद फिर करने के बाद फिर आप बेशक इसको स्टेंट कर दें अगर वेसल ज्यादा डैमेज है तो। लेकिन अगर वेसल डैमेज नहीं है तो सिर्फ आप उसको सर्जिकली भी रिमूव कर सकते हैं। और ये इसमें था इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप लोगों ने ज्यादा ने प्राइमरी एंडोवेस्कुलर स्टेंट है, तो एंडोवेस्कुलर स्टेंट इसमें वेन्स में तो वैसे भी नहीं ज्यादा डालते ना आप। अच्छा, उसके बाद ये बिल्कुल सही था माशाल्लाह आप लोगों का, काफियों का, कि जो है ना वो पल्मोनरी आर्टरी एनुरिज्म था, और स्टेनोसिस भी नहीं था, क्योंकि जाहिर बात है कि अगर वेल का स्टेनोसिस होता तो फिर हमने उसमें भी देखा था कि जो लेफ्ट के साथ मेन भी जो पल्मोनरी आर्टरी थी वो भी करती है। तो इसमें बेसिकली एक साइड में फोकल डायलिटेशन थी, इसकी शक्ल याद रखें, ये आ सकता है केस, ठीक है। और उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन, हाँ ये भी आप लोगों ने माशाल्लाह काफी ने बिल्कुल ठीक किया था, कि इसमें आपको यहाँ पे दो जो है वो आईवीसी नजर आ रही थी, डुप्लीकेशन ऑफ आईवीसी था, कि इसके दोनों साइडों पे जो है ना आईवीसी थी। उसके बाद फिर ये था, इसको आप लोगों का मशवरा मेरा ये है कि इसको आप लोगों ने रीड कर लेना अच्छी तरह। जो लिपोइडल है उसकी दोनों के तौर पे करता है वो कीमोथेरेपी, डिलीवरी एजेंट भी होता है कंट्रास्ट के, हम उसी से पहले उसको आउटलाइन करते हैं, और उसके ऊपर ही हमारी कीमो अटैच होती है, और उसके साथ ही हम इसको कर देते हैं, और प्लस ये ऑक्लूजन भी करता है। लेकिन इसको आप रीड जरूर कर लीजिएगा, इसमें काफी सारी डिटेल दी हुई है उन्होंने, ये जो पूरे का पूरा टेक्स्ट है, और ये सिर्फ थ्योरेटिकल जो है वो आपकी नॉलेज के लिए। तो यहाँ तक हमने कर लिया सब खत्म। अब हम आप लोगों के जो है वो स्टार्ट होने का टाइम आ गया है, और आप लोगों के अब हैंड रेस करना शुरू कर दें, ताकि जो है ना आप लोग भी जल्दी जल्दी से केसेस कुछ अटेम्प्ट करें, ताकि हम कुछ टाइम ज्यादा इसको दे सकें जो हमारा है ना केसेस का।
जी, ये मुदस्सिर से स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम सर। जी वालेकुम सलाम। आप लोग बाकी जो है ना काफी सारे बैठे हुए हैं, आप लोग आज वॉलंटियर करें, जो है ना, और यकीन करें कि उसमें कोई आपका नुकसान नहीं है किसी किस्म की। हम जो है आपकी कोई ACR नहीं लिखेंगे बाद में कि आपको आता है कि नहीं आता, लेकिन आपकी अपनी जो वो है क्या कहते हैं इन्वॉल्वमेंट, उससे सिर्फ आपको ही सबसे ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि केस तो एनी केस कोई ना कोई तो अटेम्प्ट करेगा ही। तो लेकिन ये है कि अगर आप लोग खुद थोड़ा सा मतलब आगे प्रेजेंट हो, ताकि जो है ना आप लोग फिर इसको ज्यादा आप अच्छी तरह मतलब कि जो फीलिंग है वो आपको तब आएगी कि वाइवे की फीलिंग होती क्या है। बैक सीट पे बैठ के देखना जो है ना वो बड़ा अच्छा लगता है कि बाबा ये तो मुझे नजर आ रहा है, ये मुझे पता है। लेकिन जब आपकी बोलने की बारी आती है ना, फिर आपको पता लगता है कि नहीं, ये वाकई बहुत मुश्किल काम है। तो इसलिए यहाँ पे अपने आप को प्रेजेंट करें, नहीं तो फिर हम अल्फाबेटिकली शुरू हो जाएंगे ऊपर से, और फिर एक एक करके हम सारों को अनम्यूट करते जाएंगे। तो इसलिए आप लोग खुद वॉलंटियर करें, ताकि जो वॉलंटियर करना चाह रहे हैं उनको भी ज्यादा चांस मिले, लेकिन आप लोग भी कंट्रीब्यूट करें इस सारे के अंदर, ठीक है। और ले जी, हाँ जी, वो डॉक्टर पहले हैं यस सर। मुदस्सिर। हाँ जी, डॉक्टर मुदस्सिर, यस सर। आवाज आ रही है ना आपको बिल्कुल सही? यस सर। सर इमेजेस नहीं शो हो रहे सर। जी जी बिल्कुल, मैं खुद रोके हुए हैं। ये लीजिए, बिस्मिल्लाह। तसल्ली से करना है, सर। कोई जल्दी नहीं है हमें, यस ठीक सर। है। सुकून से, जिस तरह आप समझ लें कि आप रिपोर्टिंग रूम में बैठे हैं, और रिपोर्टिंग रूम में बैठ के आपने सुकून से हमें बताना है कि आपको क्या नजर आ रहा है। आप बेशक उर्दू में बताएं, आप इंग्लिश में बताएं, आपकी मर्जी है, हम कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। सर CT scan brain to images of CT scan brain plane axial slices showing normal uh, ventricular system. There is uh, uh, normal gray and white matter, and no dilatation of ventricular system is seen. However, predominant of sulcite and gyre is seen. There is thickening of interhemispheric fissure more on posteriorly. Prominent sulci bifrontal area, sir. हम्म। There is no midline shift or no midline shift is seen. सर इसमें पोस्टीरियरली जो इंटर हेमिस्फेरिक